हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं क्लास 8 के चैंपियंस बच्चों? स्वागत है आप सभी का हमारे इस सेशन में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में इस लेक्चर को शेयर कीजिए। अपने स्कूल के दोस्तों में क्या करना है, इस लेक्चर को शेयर करना है और लेक्चर को क्या करना है, लाइक करना है। पूरा का पूरा चैप्टर जो है आपका कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल आज ही के इस सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं। तो हो जाइए कॉपी पेन लेके भैया तैयार, क्योंकि जो सेशन है वो बहुत अमेजिंग तरीके से आपका समाप्त होगा। आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 8 का। अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी बाबू चैप्टर नंबर 5 है। अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी आपका जो चैप्टर नंबर क्या है, 5 है। स्टार्ट करते हैं बाबू इस चैप्टर को। टॉपिक्स कौन कौन सा कवर करने वाले हैं सर? सबसे पहले हम लोग व्हाट इज कंजर्वेशन, कंजर्वेशन क्या होता है बाबू, इसके बारे में जानेंगे। देन डिफॉरेस्टेशन पढ़ेंगे, कंसिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन पढ़ेंगे, यानी कि डिफॉरेस्टेशन का परिणाम क्या आता है। देन हम लोग प्रोटेक्टेड एरियाज पढ़ेंगे एंड फ्लोरा फाउना एंडेमिक स्पीसीज रेड डाटा बुक क्या होता है। इन सभी के बारे में हम लोग आज के सेशन में स्टडी करने वाले हैं। व्हाट इज कंजर्वेशन, सबसे पहला सवाल ये उठता है सर कि कंजर्वेशन क्या होता है। तो कंजर्वेशन में क्या कह रहा है, रिफर्स टू द प्रोटेक्शन। कंजर्वेशन क्या होता है, प्रोटेक्शन या प्रिजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग प्लांट्स एनिमल एंड देयर हैबिटाट। प्लांट्स एनिमल्स और जो हमारे पास हैबिटाट है और जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका लिमिटेड मात्रा में इस्तेमाल करना, उन्हें प्रिजर्व करना, उन्हें प्रोटेक्ट करना, वही क्या कहलाता है बाबू, वही हमारा कहलाता है कंजर्वेशन। क्या कहलाता है बाबू, कंजर्वेशन कहलाता है। कंजर्वेशन मतलब क्लियर है, कंजर्वेशन मतलब क्लियर है एकदम। वाई वी शुड कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, हमें क्यों कंजर्व करना चाहिए फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ? कह रहा है टू प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी, ताकि हम बायोडाइवर्सिटी को क्या कर पाए बाबू, बचा पाए। बायोडाइवर्सिटी को क्या कर पाए, बचा पाए। अब ये बायोडाइवर्सिटी क्या होता है सर? तो बायो का मतलब तो पता होगा आप लोग को, बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग, है ना, या लाइफ कह लो। बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग। और डाइवर्सिटी का मतलब पता है, डाइवर्सिटी का मतलब होता है बाबू तुम्हारा वैरायटी। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो आप वैरायटी देख रहे हैं बाबू, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे और जानवर देख रहे हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल जो आप देख रहे हैं, वही आपका क्या कहलाता है, बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। हायर क्लास में आपको ये भी बताया जाएगा कि बायोडाइवर्सिटी हम लोग का कितना है। तो डेटा याद रखना 1.7 मिलियन, याद रखना 1.7 मिलियन जो है वो हमारा क्या है बाबू, बायोडाइवर्सिटी है। क्लियर, कितना डाइवर्सिटी है बाबू, 1.7 मिलियन। अब कह रहा है बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं। रिफर्स टू वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टिंग ऑन अर्थ, जो कि एग्जिस्ट करते हैं हमारे अर्थ पे। देयर इंटर रिलेशनशिप, आपस में इनका कैसा रिलेशनशिप है, एंड देयर रिलेशनशिप विद देयर इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट से इनका कैसा रिलेशनशिप है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। कह रहा टू प्रिवेंट इंडेंजर्ड स्पीसीज, इंडेंजर्ड स्पीसीज को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए कि वो एक्सटिंक्ट ना हो पाए, हमको क्या करना होगा बाबू, बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना होगा, बायोडाइवर्सिटी को बचाना होगा। मतलब इंडेंजर्ड स्पीसीज का मतलब होता है वैसे स्पीसीज जो कि खतरे में है, जो कि विलुप्त हो सकते हैं, यानी कि एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, गायब हो सकते हैं, उन्हें गायब होने से बचाना है। हमें क्या करना है, उन्हें गायब होने से हमें क्या करना है बाबू, बचाना है। तो बचाने के लिए हमको क्या बचाना होगा, बायोडाइवर्सिटी बचाना होगा। टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस इन नेचर, और इकोलॉजिकल बैलेंस को भी मेंटेन करने में, इकोलॉजिकल बैलेंस को भी मेंटेन करने में, है ना, जो हमारा नेचर है उसमें इकोलॉजिकल जो बैलेंस होता है, जैसे कि तुमने पढ़ा होगा कि जो ग्रास है वो कौन खाता है, हर्बीवोरस, और हर्बीवोरस को कौन खाता है, कार्निवोरस। तो इस तरह से जो इकोलॉजिकल बैलेंस है इसको भी मेंटेन करने का काम कौन करता है बाबू, इसको भी मेंटेन करने का काम करता है हमारा बायोडाइवर्सिटी। अगर हम बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्व करें तो ये जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो भी क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। यहाँ तक एकदम क्लियर है सभी बच्चों को? थ्रेट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या कह रहा है, थ्रेट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी में मतलब हैबिटाट लॉस। कह रहा है डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटाट ड्यू टू फैक्टर्स लाइक डिफॉरेस्टेशन, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। हम लोग क्या कर रहे हैं बाबू, नेचुरल हैबिटाट्स का विनाश कर रहे हैं। डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है विनाश कर रहे हैं, किस वजह से बाबू, डिफॉरेस्टेशन से। डिफॉरेस्टेशन का मतलब कि फॉरेस्ट को हम लोग क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, शहर बसा रहे हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज, जिसकी वजह से जो स्पीसीज है वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, यानी कि विलुप्त हो रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है? नाउ द पॉल्यूशन, पॉल्यूशन क्या होता है, कंटामिनेशन ऑफ एयर वाटर सॉइल बाय हार्मफुल सब्सटेंसेस अफेक्टिंग प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन। जो कि तुम्हारा गंदा खराब जो पानी है, हवा है, वो सब क्या करता है, सॉइल है ना, सॉइल है, उसके वजह से क्या हो रहा है, जो प्लांट्स है हमारा वो अफेक्ट हो रहा है, एनिमल्स भी अफेक्ट हो रहे हैं और ह्यूमंस भी अफेक्ट हो रहे हैं। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, अब किसी भी चीज़ का आप ज़्यादा इस्तेमाल करने लगोगे, है ना, किसी भी चीज़ का मान लो तुम क्या करने लगो, ज़्यादा इस्तेमाल करने लगो, ओवर एक्सप्लॉयटेशन करने लगो, तो वो चीज़ तो जल्दी ही खत्म होगा, होगा कि नहीं होगा भाई?
कोई भी चीज़ जो नेचुरल रिसोर्सेस है, लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेस, उसका अगर तुम एक्स्ट्रा इस्तेमाल करने लगोगे तो वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो क्या रहा, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या है सर, अनसस्टेनेबल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। यहाँ पे हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल मतलब किए जा रहे हैं धड़ल्ले से, है ना। सच एज ओवर हंटिंग, ओवर फिशिंग, बहुत ज़्यादा हम लोग शिकार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हम लोग फिशिंग कर रहे हैं, एक्सेसिव लॉजिंग हो रहा है, लीडिंग टू पॉपुलेशन डिक्लाइन और एक्सटिंक्शन। इसके वजह से जो पॉपुलेशन है उन सभी का वो घट रहा है और वो विलुप्त के कगार पर चले जा रहे हैं। इंट्रोड्यूस ऑफ इन्वेसिव स्पीसीज, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग के पास क्या होता है, बाहर से फॉरेन से क्या होता है, कुछ स्पीसीज आ जाते हैं। स्पीसीज का मतलब समझ में आता है, स्पीसीज का मतलब होता है बाबू, जैसे ह्यूमन जो है वो एक स्पीसीज है, डॉग एक स्पीसीज है, काव एक स्पीसीज है, ऐसे ही बम्बू का पेड़ एक स्पीसीज, आम का पेड़ एक स्पीसीज। तो इस तरह से स्पीसीज होते हैं, क्या होता है, स्पीसीज। तो अगर किसी बाहर से किसी स्पीसीज को हम ले आते हैं तो वो जो स्पीसीज है ना, वो जो स्पीसीज है वो हमारे नेटिव स्पीसीज मतलब यहाँ जो रह रहा है उसको क्या करता है, नुकसान पहुँचाने लगता है। जैसे कि वाटर हयासिंथ याद रखना, क्या याद रखना, वाटर हयासिंथ जिसे हम टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं। वो वाटर हयासिंथ को क्या गया, बाहर से जब लाया गया उसके ब्यूटीफुल लीव्स की वजह से, उसके लीव्स बहुत खूबसूरत होते हैं इस वजह से, तो उसने क्या किया, हमारे मछलियों को मारना शुरू कर दिया। तो बाहर से जो स्पीसीज आया उसकी वजह से हमारे नेटिव स्पीसीज जो पहले से थे उनका नुकसान होना स्टार्ट हो गया। समझ में बात। तो यही कह रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेसिव स्पीसीज, नॉन नेटिव स्पीसीज दैट डिस्टर्ब लोकल इकोसिस्टम बाय आउट कमिंग नेटिव स्पीसीज और स्प्रेडिंग डिजीज, और वो इस डिजीज भी फैलाना शुरू कर दी। जैसे डिजीज में याद रखना तुम, कैरोट रस्ट, पार्थेनियम याद रखना, वो ब्रोंकियल एफ्लिक्शन ये सब करता है। डिफॉरेस्टेशन वो क्या होता है सर, वो रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर होता है बाबू। जो तुम्हारा पार्थेनियम है ना, वो हमारे वीट के साथ आ गया था बाहर से, जब वीट हम लोग ला रहे थे ना बाहर से गेहूं, तो उसके साथ आ गया था, जिसके वजह से अब वो क्या होता है ना, जिसके वजह से वो जो तुम्हारा वीट था वो क्या करने लगता है, पार्थेनियम, वो हम लोग को रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर काउज करता है। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है सर, रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को रिमूव करना क्या कहलाएगा बाबू, डिफॉरेस्टेशन कहलाएगा। कह रहा है डिफॉरेस्टेशन इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट बाय कटिंग डाउन ट्रीज एंड क्लियरिंग फॉरेस्ट। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं बाबू, फॉरेस्ट का विनाश करते हैं, जंगल का विनाश करते हैं। कैसे करते हैं बाबू, कट करके पेड़ों को और साथ ही साथ फॉरेस्ट को क्लियर करके। कह रहा है डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब्स द बैलेंस इन नेचर एंड लीड्स टू हैबिटेट लॉस फॉर मेनी एनिमल्स। अब जंगल काटोगे और जंगल में बाबू जानवर रहता है, तो जानवर का जो रहने का जगह वो तो गया। इसका मतलब यहाँ से इसके वजह से क्या होता है, हैबिटेट लॉस होता है कई सारे एनिमल्स का। रीजन ऑफ डिफॉरेस्टेशन, आखिर हम डिफॉरेस्टेशन कर क्यों रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन जो है आखिर हम कर क्यों रहे हैं। कह रहा टू ऑब्टेन वुड, ताकि हम वहां से लकड़ी ले पाएं, ताकि वहां से हम क्या ले पाएं बाबू, लकड़ी ले पाएं यानी कि वुड ले पाएं। टू गेट लैंड फॉर बिल्डिंग हाउस, और वहां से हमको क्या मिल पाए, जमीन मिल पाए, ताकि हम क्या बना पाए, बिल्डिंग बना पाए, घर बना पाए, फैक्ट्रीज लगा पाए, इंडस्ट्रीज लगा पाए। टू गेट लैंड फॉर एग्रीकल्चर रिलेटेड पर्पस, हमको खेती करने के लिए लैंड मिल जाए। नेचुरल कॉजेज सच एज फॉरेस्ट फायर, ड्रॉट्स, एसिड रेन्स एंड वॉल्केनिक इरप्शन, है ना। तुम्हारा जो नेचुरल कारण क्या क्या हो सकता है, फॉरेस्ट फायर, अगर जंगल में आग लग जाता है, ड्रॉट सूखापन आ जाता है एसिड रेन्स के वजह से, और वॉल्केनिक इरप्शन के वजह से भी जो डिफॉरेस्टेशन है वो होता है। तो ये सब तुम्हारा ये जो चार जो है वो तुम्हारा क्या है, कारण है। ये तो नेचुरल कारण समझ में आता है कि चलो नेचर की तरफ से हो गया, लेकिन ये सब क्या हो रहा है भाई, ये सब ह्यूमन बींग्स के द्वारा किया जा रहा है, जो कि ह्यूमन बींग्स इनडायरेक्टली अपना ही नुकसान कर रहा है। नाउ कंसिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, कंसिक्वेंसेस क्या है, डिफॉरेस्टेशन का परिणाम क्या आता है। हमने तो डिफॉरेस्टेशन कर दिया ताकि हमको लकड़ी मिल जाए, ताकि हमको लकड़ी मिल जाए भैया, ताकि हमको ज़मीन मिल जाए कि हम घर बिल्डिंग बना लें, ताकि हम फैक्ट्री लगा लें, ताकि इंडस्ट्रीज लगा लें, ताकि खेती करके पैसा कमा लें। इसलिए तो हमने डिफॉरेस्टेशन कर लिया, लेकिन डिफॉरेस्टेशन का परिणाम क्या आया, रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट आया बाबू सबसे पहला फ्लड, यानी कि बाढ़। क्या आया, बाढ़। अब कहोगे बाढ़ कैसे आता है सर, देखो बाढ़ कैसे आता है यानी फ्लड कैसे आता है। मान लो तुमने ट्री को काट दिया, ये जो हमारे पास कई सारा जंगल में क्या था बाबू, ट्री था, इस ट्री को आपने क्या कर दिया बाबू, ये आपका जंगल में क्या था, कई सारा ट्री था, और आपने क्या किया, ट्री को कट कर दिया। अब ट्री को कर दिया और यहाँ से बारिश हुआ आपका, है ना, रेनी सीजन में आपका क्या हुआ, बारिश हुआ। अब बारिश जो है बाबू वो तुम्हारा कहाँ, यहाँ आकर जम गया, यहाँ आकर जो तुम्हारा बारिश है वो जम गया। अब ये पेड़ है ही नहीं, तो इस पानी को एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि हमको मालूम है सर कि रूट जो है ना, प्लांट्स का जो रूट है वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है। अब जो तुम्हारा प्लांट्स है वो रहेगा ही नहीं, तो एब्जॉर्ब कौन करेगा, एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो सारा पानी यहाँ मतलब कि क्या आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगा। अच्छा, अब ग्लोबल वार्मिंग सर, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है बाबू इंक्रीज इन टेम्परेचर,
है ना, लगातार हमारे अर्थ के ऊपर जब टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, ग्लोबल वार्मिंग। इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है, लगातार हमारे पृथ्वी के ऊपर जो टेम्परेचर है वो बढ़ा होता है। तो ये डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्यों हो रहा है सर, रीजन समझा दीजिए क्यों हो रहा है बाबू। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेता है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड सर प्लांट्स लेते हैं, और उसके बदले में क्या देता है, उसके बदले में सर ऑक्सीजन हमको दे देता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाबू ये ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस का मतलब वैसा गैस जो कि जो सनलाइट से, जो हमारे पास सनलाइट से जो हमारा हीट आता है उस हीट को ट्रैप करता है, यानी फंसा के रखता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ जाएगा तो हीट ज़्यादा ट्रैप होगा, हीट ज़्यादा ट्रैप्ड होगा तो टेम्परेचर ज़्यादा, और टेम्परेचर ज़्यादा तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए। नाउ सॉइल इरोजन की बात करते हैं बाबू। सॉइल इरोजन, सॉइल जो है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ड्राउट यानी कि सूखापन होना, और इंक्रीज इन टेम्परेचर जो कि आपका ग्लोबल वार्मिंग में ही इंक्लूड हो जाएगा। कंसिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन में, इफ CO2 अमाउंट इंक्रीज, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट जो है वो इंक्रीज कर देते हैं, मोर हीट विल बी ट्रैप, ज्यादा हीट जो है वो क्या होगा, ट्रैप्ड होगा यानी कि फंसेगा। इंक्रीज इन टेम्परेचर, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है इंक्रीज होगा, और ये रिस्पॉन्सिबल है किस लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए। यहाँ पे है बाबू ग्रीन हाउस इफेक्ट्स। क्या होता है सर ग्रीन हाउस इफेक्ट, कह रहा द प्रोसेस थ्रू विच हीट इज ट्रैप, वैसा प्रोसेस जिसके थ्रू क्या होता है, हीट ट्रैप्ड होता है नियर अर्थ सरफेस, किसके द्वारा, किसके नियर बाबू, अर्थ सरफेस के नियर, बाय सब्सटेंस नोन एज ग्रीन हाउस गैसेस, किसके द्वारा होता है, ग्रीन हाउस गैसेस के द्वारा। ये जो ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं हमारे पास, ये क्या करते हैं, जो हीट आ रहा है सन से उसको ट्रैप करते हैं, फंसा के रखते हैं अर्थ सरफेस के आसपास, ताकि हीट जो है वो मेंटेन हो पाए। तो कह रहा है द प्रोसेस थ्रू विच हीट इज ट्रैप, वैसा प्रोसेस जिसमें हीट जो है ट्रैप्ड हो बाय द हेल्प ऑफ बाबू, बाय द हेल्प ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस की मदद से, उसी को हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट्स कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स कहते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये बाबू हमारा क्या है, सन है, और इस सन से क्या आ रहा है, हमारा सोलर रेडिएशन, और इसको, ये जो हीट आ रहा है इसको कौन ट्रैप कर रहा है, हमारे पास ग्रीन हाउस गैसेस है, लाइक CO2, NO2, CH4 और O3, ये सब क्या है बाबू, ग्रीन हाउस गैसेस है, और ये सब क्या कर रहा है, हीट को ट्रैप करके रख रहा है। अगर इनका अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा, अगर इनका अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा तो जाहिर सी बात है हीट ज़्यादा ट्रैप्ड होगा, और हीट ज़्यादा ट्रैप्ड होगा तो गर्मी ज़्यादा, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा आपके ग्लोबल वार्मिंग के लिए। क्यों कहा जाता है, आखिर क्यों कहा जाता है कि पेड़ लगाओ तो गर्मी कम होगा, यही रीजन है। पेड़ लगाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कौन ले लेगा, पेड़ ले लेगा। कार्बन डाइऑक्साइड कम मतलब हीट ट्रैप करने वाला गैस कम, तो हीट कम ट्रैप्ड होगा, हीट कम ट्रैप्ड होगा तो गर्मी कम होगा। लॉस ऑफ हैबिटाट्स, लॉस ऑफ हैबिटाट है ना, कंसिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन में हमारे पास क्या होता है, लॉस ऑफ हैबिटाट होता है। राइज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द अर्थ डिस्टर्ब द वाटर साइकिल, जब टेम्परेचर जो है इंक्रीज होता है हमारे अर्थ पे तो वो किसको डिस्टर्ब करता है बाबू, वाटर साइकिल को डिस्टर्ब करता है। एंड में रिड्यूस रेनफॉल, और वो क्या करता है, रिड्यूस कर देता है रेनफॉल को, विच काउज ड्रॉट, जिसकी वजह से क्या होता है, सूखापन आ जाता है। फ्लड आता है बाबू डिफॉरेस्टेशन की वजह से, यानी कि बाढ़ आता है, क्यों आता है समझा चुके हैं। ग्लोबल वार्मिंग, प्लांट एब्जॉर्ब CO2, प्लांट जो है वो क्या एब्जॉर्ब करता है, प्लांट्स जो है बाबू वो एब्जॉर्ब करता है CO2 फ्रॉम एनवायरनमेंट, कहाँ से, एनवायरनमेंट से, फॉर फोटोसिंथेसिस, ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर पाए। बट ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, लेकिन डिफॉरेस्टेशन की वजह से द अमाउंट ऑफ CO2 हैज़ इंक्रीज, जो अमाउंट ऑफ CO2 है वो क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा हमारे एनवायरनमेंट में, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हैज़ इंक्रीज, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं डिजर्टिफिकेशन। डिजर्टिफिकेशन क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ फर्टाइल लैंड इनटू वेस्ट लैंड, मतलब एक ऐसा लैंड था जो कि बहुत उपज देता था, जो कि बहुत हमको प्रोडक्शन देता था, बहुत ज़्यादा क्रॉप देता था, फसल देता था, वैसा लैंड जो है अब कन्वर्ट हो गया बाबू वेस्ट लैंड में, जो कि अब उपज नहीं दे पा रहा है, जो कि अब फसल नहीं दे पा रहा है। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिजर्टिफिकेशन। तो बात करते हैं डिजर्टिफिकेशन के डिटेल में। तो सॉइल इरोजन क्या कह रहा है, इज द रिमूवल ऑफ टॉप लेयर, सॉइल इरोजन इज द रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ द सॉइल, सॉइल का है ना, सॉइल का जो टॉप लेयर है उसको हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। जब रिमूव हो जाएगा वो, तो नीचे की तरफ जो लेयर आएगा वो तुम्हारा कैसा होगा, हार्ड होगा, है ना, लोअर लेयर जो है वो तुम्हारा हार्ड होगा, एंड रॉकी लेयर्स होगा विच कंटेन लेस ह्यूमस, जिसमें ह्यूमस जो है वो कम होगा, और अगर ह्यूमस कम होता है तो जो तुम्हारा क्रॉप प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। तो लेस ह्यूमस एंड इज लेस फर्टाइल, और वो जो हमारा सॉइल है वो कैसा हो जाएगा, लेस फर्टाइल हो जाएगा, वो कम उपज देने वाला हो जाएगा। सॉइल इरोजन विच लीड्स टू डिटेरियोरेशन ऑफ फर्टाइल लैंड, सॉइल इरोजन की वजह से क्या होता है बाबू, हमारा जो फर्टाइल लैंड है वो खराब हो जाता है ना, खत्म हो जाता है, विनाश हो जाता है। सो डिजर्टिफिकेशन कैन बी डिफाइंड एज ग्रेजुअल कंजर्वेशन ऑफ फर्टाइल लैंड इनटू वेस्टलैंड, मतलब डिजर्टिफिकेशन का मतलब है कि धीरे धीरे जो हमारा बाबू फर्टाइल लैंड था वो कन्वर्ट हो गया किसमें, वेस्ट लैंड में। क्लियर है, जो हमारे पास
फर्टाइल लैंड था वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो गया है, वेस्ट लैंड में कन्वर्ट हो गया है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिजर्टिफिकेशन कहते हैं। ना फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, अब ये सब इतना ज़्यादा तबाही आ रहा था तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि चलो कुछ एक्ट बनाते हैं। तो उन्होंने क्या बनाया, कानून बनाया 1980 में। कहा कि एक्ट वाज एम्ड, इसका एम्ड क्या था, प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट इन इंडिया। इंडिया के अंदर बाबू प्रिजर्व करना और कंजर्व करना है हमको, किसको, नेचुरल फॉरेस्ट को। किस एक्ट के द्वारा, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, जो कि कब आता है, 1980 में आपका आता है। फ्लड ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, ये तो कहानी समझा चुके हैं ना क्यों आता है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल जो है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन एंड द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस इनटू द ग्राउंड इज रिड्यूस विच ब्रिंग्स द फ्लोड, जिसकी वजह से क्या आता है, बाढ़ आता है। ये चीज़ तो पहले ही समझा चुके हैं। हाउ टू कंजर्व, कैसे हम लोग कंजर्व करेंगे, कैसे बचा पाएंगे। द गवर्नमेंट हैज स्टैब्लिश अ प्रोटेक्टेड एरिया, गवर्नमेंट ने क्या बनाया, एक प्रोटेक्टेड एरिया को स्टैब्लिश किया फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ताकि क्या कर पाएं, जंगलों को और वाइल्ड लाइफ को हम लोग कंजर्व कर पाएं, यानी कि बचा के रख पाएं। दीज आर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जैसे कि ये कौन कौन है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, नेशनल पार्क्स है, बायोस्फीयर रिजर्व है। इसमें कौन कौन आते हैं बाबू, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आते हैं, नेशनल पार्क्स आता है और बायोस्फीयर रिजर्व्स आते हैं। कॉल्ड प्रोटेक्टेड एरिया बिकॉज, इन सबको हम लोग प्रोटेक्टेड एरिया कहते हैं क्योंकि यहाँ पे प्लांटेशन, एग्रीकल्चर, ग्रेजिंग, हंटिंग यानी कि शिकार करवाना, खेती करना, और तुम्हारा ग्रेजिंग, किसी भी अपने कुत्ता को, गाय को मत छोड़ दो कि जाओ जाके खाओ, ऐसा नहीं कर सकते यहाँ पे, है ना। तो ग्रेजिंग, हंटिंग और तुम्हारा एग्रीकल्चर, ये सब यहाँ पे क्या है, फॉरबिडन इन एरियाज, यानी कि ये सब जो प्रैक्टिसेस है ये सब बंद है वो एरिया में। प्रोटेक्टेड एरियाज इस्टेब्लिश किया, जैसे कि तुम्हारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व, ये वैसे एरिया हैं जहाँ पे आप लोग शिकार नहीं कर सकते, जहाँ पे आप लोग ग्रेजिंग नहीं करवा सकते, जहाँ पे आप लोग प्लांटेशन नहीं कर सकते, एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। क्लियर है। ऐसे एरिया को क्या किया, गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया। तो अब बात कर लेते हैं फ्लोरा एंड फौना के ऊपर कि फ्लोरा क्या होता है सर और फौना क्या होता है। फ्लोरा क्या होता है बाबू, देखो किसी एक एरिया में जो प्लांट्स उग रहे हैं ना, इसी प्लांट्स को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, फ्लोरा कहेंगे। वो एरिया का वो क्या कहलाएगा, फ्लोरा कहलाएगा। और किसी एक एरिया में जो एनिमल्स रह रहे हैं, जो क्या रह रहे हैं बाबू, एनिमल्स रह रहे हैं, वो उस एरिया का क्या कहलाएगा बाबू, फौना कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फौना। और यो तुम्हारा प्लांट्स हो रहा है वो क्या कहलाएगा, फ्लोरा। याद करने का ट्रिक याद रखना, फ्लावर फ्लोरा और बाकी एनिमल्स जो है वो तुम्हारा फौना। तो कह रहा द प्लांट दैट ग्रो नेचुरली इन अ स्पेसिफिक एरिया, जो प्लांट्स है वो नेचुरली ग्रो करता है एक खास एरिया में, आर रिफर टू एज द फ्लोरा ऑफ द एरिया, वो क्या कहलाता है बाबू, फ्लोरा कहलाता है उस एरिया का। एंड द एनिमल दैट लाइव नेचुरली इन अ स्पेसिफिक एरिया, और जो एनिमल्स है वो नेचुरली रह रहे हैं एक खास एरिया में, आर रिफर टू एज द फौना ऑफ दैट एरिया, और उस एरिया को वो क्या कहलाता है, फौना कहलाता है। एग्जाम्पल साल, टिक, मैंगो, जामुन, ये सब तुम्हारा क्या फ्लोरा है, कहाँ का, पंचमरही रिजर्व का। कहाँ का बाबू, पंचमरही रिजर्व का। और लेओपार्ड, ब्लू बुल और वॉल्फ जो है तुम्हारा वो फौना है, कहाँ का बाबू, वो तुम्हारा फौना है कहाँ का, पंचमरही रिजर्व का। नाउ प्रोटेक्टेड एरियाज के ऊपर बात कर लेते हैं कि प्रोटेक्टेड एरियाज क्या होता है। कह रहा है टू प्रोटेक्ट आवर फ्लोरा एंड फाउना, अपने फ्लोरा और फाउना को प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड उनके हैबिटाट्स जहां वो लोग रहते हैं, प्लांटेशन, एग्रीकल्चर, ग्रेजिंग, हंटिंग और अदर प्रैक्टिसेस आर फॉरबिडन इन दीज एरियाज। ये सब जो प्रैक्टिसेस हैं ये सब रोक दिया गया है इन एरियाज में। वहाँ पे आप ना शिकार कर सकते हैं, वहाँ पे ना आप खेती कर सकते हैं, ये सभी चीज़ वहाँ पे क्या है, बैन है, यानी कि बैन है टोटली, है ना। आप लोग क्या करते हैं, वहाँ पे नहीं कर सकते हैं, ग्रेजिंग नहीं करवा सकते हैं, अपने जो डोमेस्टिक एनिमल्स है उसको नहीं चरवा सकते, नहीं आप शिकार कर सकते हैं, समझे हैं बात। तो वैसे एरिया को क्या कहते हैं बाबू, प्रोटेक्टेड एरियाज कहते हैं। उसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। क्या पढ़ेंगे बाबू, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। अब ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होता है सर, कह रहा है सेंचुरीज का मतलब क्या होता है, तो सेंचुरीज का मतलब होता है वो एरिया जिसे हम प्रोटेक्ट करते हैं बाबू एनिमीज से, वैसे एरियाज को हम लोग सेंचुरीज कहते हैं। और वाइल्ड लाइफ मतलब कि कहीं ना कहीं जानवर से रिलेट कर रहा है, मतलब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जानवर को प्रोटेक्ट करने वाले हैं, जानवर को क्या करने वाले हैं, प्रोटेक्ट करने वाले हैं। क्या कह रहा है कि द एरिया वेयर वाइल्ड एनिमल आर केप्ट प्रोटेक्टेड, वो एरिया जहाँ पे वाइल्ड एनिमल को हम लोग क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, एंड सेफ इन देयर नेचुरल हैबिटाट, और उनको सेफली रखते हैं बाबू उनके नेचुरल हैबिटाट्स में, जो उनका नेचुरल हैबिटाट्स है जहाँ वो रहते हैं वहीं पे उनको क्या करते हैं हम लोग, प्रोटेक्ट करते हैं। इसी को वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कह रहे हैं। मतलब ये मतलब यहाँ पे हम लोग, हमारा जो है वो हमारा टाइगर रहता है, यहाँ पे कौन रहता है, टाइगर। तो इसी एरिया में हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रोटेक्ट करेंगे, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहेंगे। सम ऑफ द थ्रेटेंड वाइल्ड एनिमल्स, कुछ ऐसे वाइल्ड एनिमल्स हैं जो कि खतरे में हैं, जैसे कि ब्लैक बक, काला हिरन, एलिफेंट्स यानी कि हाथी,
पिंक हेडेड डक, देखना पिंक हेडेड डक वैसा डक होता है जिसका हेड जो है बाबू वो कैसा होगा, पिंक होगा। और घड़ियाल जो कि मगरमच्छ की तरह होता है और मगरमच्छ की तरह होता है। एंड मार्स क्रोकोडाइल, पाइथन जो कि सांप है तुम्हारा, राइनोसोरस, ये सब तुम्हारा क्या है बाबू, ये सब को प्रोटेक्टेड एरिया में रखा गया है, यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में रखा गया है, क्योंकि ये सब अभी खतरे में है। जू क्या होता है, ए प्लेस वेयर एनिमल आर प्रोटेक्टेड इन एन आर्टिफिशियल हैबिटेट, एक ऐसा जगह जहाँ पे एनिमल को हम लोग क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन आर्टिफिशियली करते हैं। क्या करते हैं, आर्टिफिशियली। अगर तुमसे हम पूछे कि बताओ जू बेटर होगा या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, तो क्या बोलोगे, कमेंट में जरूर बताना। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एग्जाम्पल, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का हमारे पास एग्जाम्पल क्या क्या है। नेम ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बाबू, यहाँ पे 4 नाम दिया हुआ है। एक है बाबू भरतपुर बर्ड सेंचुरी। ये जो भरतपुर बर्ड सेंचुरी है वो कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है। याद कर लेना, भरतपुर बर्ड सेंचुरी जो है वो कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है। और चिलिका लेक बर्ड सेंचुरी जो है वो तुम्हारा उड़ीसा में पाया जाता है। गिर नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो गुजरात में पाया जाता है। और पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो तुम्हारा केरला में पाया जाता है। इसे तुमको याद करना होगा। ना बात करते हैं बाबू नेशनल पार्क्स के ऊपर कि नेशनल पार्क्स क्या होते हैं। डू नेशनल पार्क्स आर द एरियाज दैट शेड बाय द गवर्नमेंट टू कंजर्व द नेचुरल एनवायरनमेंट। नेशनल पार्क वो एरिया होता है जिसे कंजर्व किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, है ना, नेचुरल एनवायरनमेंट को कंजर्व किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। वैसे एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, नेशनल पार्क कहते हैं। आल्सो प्रिजर्व फ्लोरा, वहाँ पे हम लोग किसको किसको प्रिजर्व करते हैं बाबू, फ्लोरा को, फाउना को, लैंडस्केप को एंड हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट को। लैंडस्केप का मतलब समझो, लैंडस्केप का मतलब समझ में आता है। लैंडस्केप का मतलब कि मान लो तुम एक पहाड़ पे चढ़ गए और वहां से तुमको जितना एरिया दिख रहा है वो सभी एरिया तुम्हारा क्या कहलाएगा, लैंडस्केप कहलाएगा। वो सभी एरिया क्या कहलाएगा बाबू, लैंडस्केप कहलाएगा। ऐसे ही हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि कहीं कहीं पे केव पे तुमको पेंटिंग दिखेगा प्री हिस्टोरिकल ह्यूमंस का। प्री हिस्टोरिकल ह्यूमंस का क्या दिखेगा बाबू, केव्स पे पेंटिंग, है ना, गुफाओं में क्या होता है, पेंटिंग होता है। तो ये जो हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स है वो उसको भी हम लोग क्या करते हैं बाबू, प्रिजर्व करके रखते हैं। याद रखना, सतपुरा नेशनल पार्क इज द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। सतपुरा नेशनल पार्क जो है वो फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट है हमारा इंडिया का। अब बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व के ऊपर कि बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो क्या होता है। कह रहा है बायोस्फीयर पार्ट ऑफ द अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट या विच सपोर्ट लाइफ। बायोस्फीयर क्या है, पार्ट ऑफ अर्थ है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं और सपोर्ट करते हैं लाइफ को। प्रोटेक्टेड, यहाँ पे प्रो पी होगा, है ना। Protected area meant for the conservation of biodiversity, that is wildlife, plants, animals resources together with the traditional life of the tribals। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व में बाबू, बायोस्फीयर रिजर्व में हम लोग बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करते हैं। याद रखना, बायोस्फीयर रिजर्व में हम लोग किसको कंजर्व करते हैं बाबू, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करते हैं। बायोडाइवर्सिटी को क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं। कंजर्व यानी कि बचा के रखते हैं बायोडाइवर्सिटी को। यानी बायोडाइवर्सिटी का मतलब समझ में आ रहा है, बड़े लेवल पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी का मतलब अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे और जानवर, इन सभी को हम लोग क्या कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं। तो बड़े लेवल पे जो हम लोग अर्थ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं चीज़ों को, उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, बायोस्फीयर रिजर्व कह रहे हैं। द पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो है हमारा कंसिस्ट ऑफ 1 नेशनल पार्क। उसमें आपको एक नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, नाम है सतपुरा, एंड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देखने को मिलेगा, और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देखने को मिलेगा, नाम है बोरी और पंचमढ़ी। डिफरेंसेस देख लेते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व के बीच में डिफरेंस क्या क्या है। अगर इसकी डिफरेंस की बात करें तो बाबू तुम्हारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है वो प्रोटेक्टेड एरिया है जहाँ पे हम लोग एनिमल्स और बर्ड्स को क्या करते हैं, लाइव इन देयर नेटिव एनवायरनमेंट विदाउट द थ्रेट ऑफ पोचिंग या फिर ट्रैफिकिंग। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं बाबू, जो हमारा बर्ड्स है और जो हमारा एनिमल्स है उनके नेटिव एरिया में उनको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं। वहाँ पे उनको किसी भी तरह का पोचिंग नहीं किया जाता है या फिर ट्रैफिकिंग नहीं किया जाता है ना, किसी भी तरह का उनको क्या नहीं किया जाता, नुकसान नहीं पहुँचाया जाता है। ऐसे ही बायोस्फीयर रिजर्व में बाबू अगर बात करें तो लार्ज एरियाज दैट आर मेंट टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पे हम लोग किसको कंजर्व करते हैं, बायोडाइवर्सिटी को। और लार्ज एरिया इंक्लूडिंग इंडेंजर्ड स्पीसीज, यहाँ पे हम लोग वैसे स्पीसीज को भी करते हैं जो कि खतरे में। टू प्रिजर्व द बायोडाइवर्सिटी ऑफ ए स्पेसिफाइड एरिया, किसी एक स्पेसिफाइड एरिया का हम लोग क्या करते हैं, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। एनिमल्स बर्ड्स इंसेक्ट रिप्टाइल एटसेट्रा ये सब तुम्हारा किस में आएगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में आएगा।
ना बात करते हैं नेशनल पार्क्स के ऊपर कि नेशनल पार्क्स क्या होता है। कह रहा प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ नेचुरल, सेमी नेचुरल और बिल्ट लैंड डेडिकेटेड टू प्रिजर्विंग वाइल्ड नेचर फॉर फ्यूचर जनरेशन वाइल आल्सो सर्विंग एज अ सोर्स ऑफ नेशनल प्राइड। नेशनल पार्क क्या होता है? जहाँ पे हम लोग फ्लोरा को, फाउना को, लैंडस्केप को और हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट को फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या करें बाबू, प्रिजर्व करके रखें, वैसे एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल पार्क कहते हैं। अब बात करेंगे बाबू प्रोजेक्ट टाइगर के ऊपर। यहाँ पे आपको बहुत ही खतरनाक टाइगर्स दिख रहे होंगे। प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो आपका स्टार्ट हुआ था 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो आपका कब स्टार्ट होता है बाबू? 1973 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाता है। इस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या था, ये सब कुछ हम लोग जानने वाले हैं। तो प्रोजेक्ट टाइगर के ऊपर बात करते हैं भाई। प्रोजेक्ट टाइगर क्या होता है सर? लॉन्च बाय द गवर्नमेंट इन अप्रैल 1973। किसके द्वारा बाबू लॉन्च किया गया था? गवर्नमेंट के द्वारा एक प्रोजेक्ट, जो कि कब किया गया था? अप्रैल में 1973, है ना, अप्रैल 1973 में इसे लॉन्च किया गया था। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, मोटिव क्या था? टू इंश्योर द सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन इन द कंट्री। हमारे देश में जो सर्वाइवल है टाइगर का, ये मेंटेन रह पाए, ये इसका ऑब्जेक्टिव था, ये इसका मोटिव था। मतलब ये प्रोजेक्ट का क्या था? मोटिव था। और एक बात को याद रखना, जितना भी पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड में टाइगर का है, उसका 80% टाइगर जो है वो अकेले इंडिया में पाया जाता है। तो इंडिया इज़ होम टू 80% ऑफ टाइगर इन द वर्ल्ड। जितना भी टाइगर पूरे वर्ल्ड में, उसका 80% टाइगर जो है वो कहाँ पाया जाता है? इंडिया में पाया जाता है। एग्जाम्पल सतपुरा टाइगर रिजर्व, कन्हा टाइगर रिजर्व और मानस टाइगर रिजर्व, इन जगहों पे इनको हम रिजर्व करके रखे हुए हैं। ना बात करते हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज, यानी कि वैसे स्पीसीज जो कि खतरे में है। एनिमल्स हुज नंबर्स आर डिमिनाइज, जिनके नंबर्स जो है वो क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। टू अ लेवल डैट दे माइट फेस एक्सटिंक्शन आर नोन एज द इंडेंजर्ड एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? इंडेंजर्ड एनिमल्स कहते हैं, या इंडेंजर्ड स्पीसीज। वैसे स्पीसीज जिनका जो नंबर है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम हो रहा है ना। इनका जो नंबर है वो क्या हो रहा है बाबू? नंबर जो है वो क्या हो रहा है? कम हो रहे हैं, है ना। नंबर क्या हो रहा है इनका? कम हो रहे हैं, याद रखना। तो वैसे स्पीसीज को हम लोग क्या कहते हैं? इंडेंजर्ड स्पीसीज कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे तुमको टर्टल दिख रहा होगा, है ना, सी टर्टल। यहाँ पे तुमको टाइगर दिख रहा होगा। इसी तरह ये सब जो तुम्हारा दिख रहा है ना, ये सब तुम्हारा क्या है? इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, जिनके नंबर जो है वो अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं। ना बात करते हैं रेड डाटा बुक, एक ऐसा बुक जिसमें इंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में, एक्सटिंक्ट स्पीसीज के बारे में लिखा जाता है सारा डाटा को। कह रहा है रेड डाटा बुक इज द source book which keeps a record of all the endangered animals and plants। जितने भी एनिमल्स हमारे पास और प्लांट्स हैं जो कि खतरे में हैं, उनके सभी डाटा को, उनके रिकॉर्ड्स को हम लोग कहाँ रखते हैं बाबू? इसी बुक में रखते हैं, जिसका नाम है रेड डाटा बुक। द रेड डाटा बुक इज़ मेंटेन बाय, ये जो रेड डाटा बुक है वो मेंटेन होता है किसके द्वारा? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में IUCN कहते हैं। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे सवाल पूछ लेगा IUCN का, याद रखना, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल कौन कौन है बाबू? एशियाटिक लायन, इसका साइंटिफिक नेम दिया हुआ है, कुछ टफ नहीं है। एशियाटिक लायन का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या दिया हुआ है? पैंथेरा लियोपर्सिका। ऐसा ही बंगाल टाइगर का दिया हुआ है पैंथेरा टिग्रिस। ब्लू व्हेल का दिया हुआ है तुम्हारा बैलेनोप्टेरा मस्कुलस। और तुम्हारा बैंटिंग का दिया हुआ है बॉस जवानिकस, है ना। और तुम्हारा सेंट्रल कश्मीर वोल का दिया हुआ है एटिकोला मोन्टोसा। ये बस साइंटिफिक नेम दिया हुआ है ना। बात करते हैं माइग्रेशन के ऊपर कि माइग्रेशन क्या होता है। माइग्रेशन इज द पीरियोडिक मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक समय के लिए, एक समय तक के लिए जो हमारे पास एनिमल है उनका मूवमेंट हो जाना, एक जगह से दूसरे जगह चला जाना, यही क्या कहलाता है बाबू? माइग्रेशन कहलाता है। यूजुअली डन फॉर ब्रीडिंग एंड टू एस्केप हार्श क्लाइमेट्स। माइग्रेशन इज कॉमन इन बर्ड्स एंड फिशेस। माइग्रेशन हमको किस में देखने को मिलता है ज़्यादा? बर्ड्स और फिशेस में ज़्यादा देखने को मिलता है। साइबेरियन क्रेंस जो कि एक बर्ड है, और ग्रेटर फ्लैमिंगो, ये अफ्रीका और साउथ एशिया से, याद रखना है, अफ्रीका और साउथ एशिया से माइग्रेटरी बर्ड्स, ये सब क्या है बाबू? माइग्रेटरी बर्ड्स है। डेट आर यूजुअली सीन इन इंडिया इन द विंटर सीजन। ठंड के मौसम में ये सब जो है कहाँ आ जाते हैं? इंडिया आ जाते हैं। और इंडिया आ जाते हैं, समझ में बात? कहाँ आ जाते हैं बाबू? इंडिया आ जाते हैं। मतलब साइबेरियन क्रेंस और तुम्हारा ग्रेटर फ्लैमिंगो अफ्रीका और साउथ एशिया से माइग्रेट करके, है ना, वहाँ से जो है माइग्रेट करके कहाँ आ जाते हैं बाबू? माइग्रेट करके हमारे इंडिया में आ जाते हैं विंटर सीजन में। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? माइग्रेटरी बर्ड्स। माइग्रेशन का मतलब समझ में आया? पीरियोडिक मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर।
मतलब कुछ समय के लिए जानवर का मूवमेंट होना एक जगह से दूसरे जगह, वो क्या कहलाता है तुम्हारा, माइग्रेशन कहलाता है। आगे हायर क्लास में पढ़ोगे माइग्रेशन दो तरह का, इमिग्रेशन, इमिग्रेशन। खैर यहाँ पे तुमको नहीं जानना है, यहाँ पे बस याद रखना है कि साइबेरियन क्रेन्स, याद रखना बर्ड्स का नाम साइबेरियन क्रेन्स और ग्रेटर फ्लैमिंगो अफ्रीका और साउथ एशिया से, कहाँ से बाबू, अफ्रीका और साउथ एशिया से माइग्रेट करके, कहाँ क्या करके, माइग्रेट करके वो हमारे इंडिया आ जाते हैं विंटर सीजन में। कौन से सीजन में, विंटर सीजन में। तो अब बात करते हैं एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज क्या होता है, एंडेमिक स्पीसीज इज ए स्पीसीज व्हिच इज रिस्ट्रिक्टेड ज्योग्राफिकली टू अ पार्टिकुलर एरिया। वैसे स्पीसीज जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको एक एरिया तक ही सीमित हो, मतलब सिर्फ और सिर्फ इसी एरिया में जो स्पीसीज, मान लो ये एक एरिया है और इस एरिया में हमको एक्स स्पीसीज मिल रहा है, तो ये जो एक्स स्पीसीज है वो सिर्फ और सिर्फ इसी एरिया में मिलेगा। वैसे स्पीसीज को हम लोग क्या कहेंगे, एंडेमिक स्पीसीज, मतलब जो एक एरिया तक ही सीमित हो, दूसरी जगह जाने पर वो स्पीसीज आपको ना दिखे, वैसे स्पीसीज को हम लोग एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं। The Indian lions are listed as endangered and only found in अराउंड गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क ऑफ गुजरात। जो इंडियन लायंस है वो हमको सिर्फ और सिर्फ कहाँ देखने को मिलता है, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क के अराउंड ही देखने को मिलता है, जो कि गुजरात में है। ये तुमको दिख रहा होगा रद्दी, है ना, खराब पेपर। अब ये क्या होता है, ये सब पेपर जाता है रिसाइकल होने के लिए, पढ़ोगे रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। क्या कह रहा है, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर क्या होता है, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर सर, कह रहा है 1 टन ऑफ पेपर इज मेड फ्रॉम अबाउट 17 फुल्ली ग्रोन ट्रीज। 1 टन जो पेपर है तुम्हारा, 1 टन पेपर वो किससे बनता है बाबू, लगभग 17, है ना, लगभग कितना बाबू, 17 यानी कि 17 फुल्ली ग्रोन ट्रीज को मदद से हम लोग, जो 17 पूरे तरीके से ग्रो किया हुआ ट्रीज है, पेड़ है, उसको काट कर हम लोग क्या करते हैं बाबू, 1 टन पेपर बनाते हैं। पेपर शुड बी रिसाइकल्ड एंड रीयूज टू कंजर्व फॉरेस्ट। पेपर का इस्तेमाल किया जाता है बाबू, रिसाइकल और रीयूज करते हैं ताकि हम क्या कर पाए बाबू, फॉरेस्ट को कंजर्व कर पाए। पेपर को हम लोग क्या करते हैं, रिसाइकल करते हैं ना, दोबारा से रिसाइकल करके रीयूज करते हैं ताकि फॉरेस्ट को क्या कर पाए बाबू, कंजर्व कर पाए। ईच पेपर कैन बी रिसाइकल 3 to 7 टाइम्स। हर पेपर को हम लोग 3 से 7 बार तक क्या कर सकते हैं बाबू, रीयूज कर सकते हैं, यानी दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर सेव्स ट्रीज। जो ये जो रिसाइकलिंग कर रहे हैं हम लोग पेपर्स का, उससे क्या हो पाता है बाबू, ट्रीज जो है वो सेव्स हो पाते हैं, यानी कि ट्रीज बच पाता है, एनर्जी का भी खर्चा कम होता है और वाटर का भी लॉस कम होता है। इट प्रिवेंट द रिलीज ऑफ हार्मफुल केमिकल्स। और जो हार्मफुल केमिकल्स रिलीज होते हैं जब हम लोग पेपर का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो उससे भी क्या करता है, ये रोकता है। इमिटेड ड्यूरिंग पेपर मैन्युफैक्चरिंग इन नेचर, जो कि नेचर में तुम्हारा इमिट होने वाला था हार्मफुल केमिकल्स, उससे भी क्या हुआ, हम लोग बचें। यहाँ पे दिख रहा होगा तुम लोग, देखो ऐसा कौन कौन करता है, ऐसा कौन कौन करता है, सच सच बताओगे, पता क्या करते हो तुम लोग, पेपर हाथ में आया, जहाँ मन उधर बिक दिया, जहाँ मन आया उधर बिक दिया। ऐसा नहीं करो, एक जगह रखो भाई डस्टबिन और उसमें जाके पेपर को डालो। समझ में बात, देख रहे हो कितना ट्रीज़ को काटना पड़ रहा है 1 टन पेपर बनाने के लिए, कितने ट्रीज़ को काटना पड़ रहा है। और ट्रीज़ को अगर नहीं बचा पाओगे तो अपने आप को नहीं बचा पाओगे। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो बाबू सेशन को लाइक करना है, चैनल को बाबू क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों में शेयर करना है। थैंक यू, धन्यवाद।